नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का विक्टर एकेडमी के यूट्यूब मंच पर। साथियों, आज की क्लास बहुत ही शानदार होने वाली है। हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के विषय में। दिल्ली सल्तनत की सारी पृष्ठभूमि को पढ़ेंगे और कैसे भाई मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद जब उनके जो तीन दास जो होते हैं कि भाई कुबाचा, यलदोज या कुतुबुद्दीन ऐबक, उनमें से कौन सत्ता को संभालता है और कैसे भारत में दिल्ली सल्तनत का शुभारंभ होता है, किस तरह से कुतुबुद्दीन ऐबक सारा राज करता है, फिर वही उसका पुत्र आराम शाह इल्तुतमिश, ये सारी की सारी दिल्ली सल्तनत के हर तथ्य को, हर फैक्ट को इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो चलिएगा दोस्तों, प्रारंभ करते हैं। 1206 से लेकर 1526 तक, तो आपका भाई क्या रहेगा दोस्तों, 1206 से लेकर 1526 तक दिल्ली सल्तनत का दौर रहेगा। लेकिन उसी में भाई बात आएगी, एक वंश आएगा ममलूक वंश, जिसे हम गुलाम वंश कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? गुलाम वंश, या इसे दास वंश भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? दास वंश या गुलाम वंश। ओके, तो चलिएगा समझते हैं भाई। तुर्की आक्रमणों के पश्चात भारत में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। तुर्की आक्रमणों के पश्चात भारत में किसकी स्थापना होती है? दिल्ली सल्तनत की। तुर्की आक्रमण जैसे भाई कि मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद, ठीक है, भारत में किसकी स्थापना होती है? दिल्ली सल्तनत की। ओके, अगला देखिएगा, जिसके अंतर्गत अलग अलग शासकों ने शासनभार संभाला। इस क्रम में सर्वप्रथम कुतुबुद्दीन ऐबक का नाम आता है, जिसने भाई ममलूक वंश, कौन सा वंश बेटा? ममलूक वंश की नींव रखी। आरंभ में इसे दास वंश भी कहा जाता है। कुछ इतिहासकार इस वंश को इलवरी वंश के नाम से भी जानते हैं। अतः 1206 से लेकर 1290 तक, केवल दास वंश की बात चल रही है, ममलूक वंश की, 1206 से लेकर 1290 तक भारत पर शासन करने वाले शासकों में आमतौर पर ममलूक, क्या बेटा? ममलूक नाम से जाना जाता है। ओके, यानी कि जब मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु हो जाती है 1206 में, तो तब उनका मोहम्मद गौरी का जहां तक अधिकार होता है वो 3 लोगों के आधिपत्य में आ जाता है। उनमें से एक व्यक्ति होता है कुतुबुद्दीन ऐबक। वो अपनी वैवाहिक नीति से किस तरह से भारत का राजा बनता है और कहां से अपना सारा का सारा राजपाट संभालता है, सुल्तान। ओके, आगे देखिएगा बेटा, नेक्स्ट मोहम्मद गौरी। अब आ जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के। मोहम्मद गौरी की मृत्यु के पश्चात ऐबक को सिंध और मुल्तान छोड़कर मोहम्मद गौरी द्वारा विजित उत्तर भारत का संपूर्ण क्षेत्र मिला साथियों। ओके, तो सियालकोट, लाहौर, अजमेर, झांसी, दिल्ली, मेरठ और कोल, अलीगढ़, कन्नौज, बनारस, बिहार, लखनौती आदि क्षेत्र क्या हुआ साथियों? प्राप्त हुआ। जब मोहम्मद गौरी की क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु हो जाती है, तो उसके बाद कहीं ना कहीं जो मोहम्मद गौरी के विजित क्षेत्र थे उन सभी पर अधिकार कौन कर लेता भाई? या किसके अधिपत्य में आ जाते हैं? वो आ जाते हैं कुतुबुद्दीन ऐबक के। ओके, अब आगे की कहानी देखिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक ने उत्तराधिकार युद्ध की चुनौतियों का सामना अपनी कुशल वैवाहिक नीति से किया भाई। यानी कि जब मोहम्मद गौरी ने जो राज जीता, जो क्षेत्र पर उसका अधिकार था, तो 3 लोग उसके अधिकार बनते हैं, एक कुबाचा, यलदोज और कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन उन सभी को भाई वैवाहिक नीति के द्वारा, कुबाचा और यलदोज को वैवाहिक नीति के कुशल नीति के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक कहीं ना कहीं क्या बन जाता है साथियों? बड़े भूभाग का या मुख्य क्या बन जाता है? सुल्तान बन जाता है। वेरीफाइड सुल्तान नहीं बनता, लेकिन प्रमुख तौर पर वह उस भूभाग का राजा बन जाता है। आगे देखिएगा भाई, मैं बताता हूं। उसने मोहम्मद गौरी का विश्वास पात्र अधिकारी ताजुद्दीन यलदोज की पुत्री से विवाह कर लिया। यलदोज की पुत्री से तो कुतुबुद्दीन ऐबक क्या कर लेता है बेटा? विवाह कर लेता है। ओके, और उसने अपनी बहन का विवाह नसरुद्दीन यानी कि कुबाचा से करवा दिया। 2 व्यक्ति थे उसके प्रतिद्वंदी, कुबाचा और यलदोज। एक से भाई अपनी पुत्री का विवाह करा दिया, एक उसकी पत्नी थी उससे। ओके, पत्नी जो एक विवाह हुआ था उसकी पत्नी की पुत्री से क्या करा दिया? उसका विवाह। और उसकी बहन अपनी जो स्वयं उसकी बहन थी कुतुबुद्दीन ने, उससे कुबाचा से क्या कर दिया? विवाह। और वह सिंध का प्रभावी अधिकारी था। ओके, उसने अपनी पुत्री, उसकी जो एक शादी हुई थी, ओके, उसने अपनी पुत्री का विवाह एक तुर्की दास था इल्तुतमिश से करा दिया भाई, यानी कि इल्तुतमिश से किया।
अपनी पुत्री जो थी उसका विवाह किससे किया बेटा? इल्तुतमिश से किया। ओके, तो तीनों के तीनों जो प्रतिद्वंदी थे उनको वैवाहिक नीति के द्वारा कहीं ना कहीं क्या कर दिया, जो भाई के राजपाट उसके हिस्से में ना जाए या वो कहीं ना कहीं क्या आ जाए, प्रतिद्वंदी थे उनकी जो नीति थी उसको क्या कर दिया, दबा दिया बेटा। ओके, अब आगे की कहानी देखिएगा, आप समझिएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद शासन अपने हाथ में ले लिया, लेकिन उसने ना तो भाई अपने नाम से कभी क्या चलवाया बेटा, सिक्के चलवाए, और ना ही कभी खुतबा पढ़वाया। ओके, कुतुबुद्दीन ऐबक ने मलिक और सिपह सालार, मलिक और सिपह सालार की उपाधियों से शासन प्रारंभ किया और सुल्तान की पदवी धारण नहीं की। किसकी पदवी बेटा? सुल्तान की। यानी कि कभी कभी क्वेश्चन आता है ऐसा कि सिपह सालार और आपका मलिक नाम से किसे जाना गया है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक को जाना गया है। इसने कभी भी सुल्तान की उपाधि कहने की बेटा धारण नहीं की। अगला बिंदु देखिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने लाहौर से शासन किया। कुतुबुद्दीन ऐबक जब 1206 में दिल्ली का क्या बनता है, राजा बनता है यानी सम्राट बनता है, तो उसने कहां से वो किया भाई? लाहौर से। लाहौर से शासन का संचालन किया और लाहौर ही उसकी राजधानी थी। यानी कि ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दिल्ली सल्तनत की प्रारंभिक राजधानी कहां रही, तो दिल्ली सल्तनत की प्रारंभिक राजधानी लाहौर। कुतुबुद्दीन ऐबक गुलाम वंश का क्या रहा, या दिल्ली सल्तनत का क्या रहा? संस्थापक। लेकिन वास्तविक संस्थापक दूसरा है बेटा, अभी मैं बताऊंगा कौन है। 1206 में ये बना था। 1210 ई में लाहौर में चौगान यानी कि पोलो खेलते समय घोड़े से अचानक गिर जाने के कारण उसकी क्या हो जाती है बेटा, यानी कि कुतुबुद्दीन ऐबक की क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। बाद में उसका एक बेटा जिसका नाम था आराम शाह, लगभग 1 साल क्या बैठता है, राजगद्दी पर बैठता है। तो 1206 में दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई। ओके, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद वैवाहिक नीति के द्वारा कुतुबुद्दीन ऐबक ने उसके जो प्रतिद्वंदी थे अधिकारी, ओके, उन सभी को क्या कर दिया? शांत कर दिया और स्वयं क्या बन जाता है? राजा बन जाता है। ओके बेटा, अगला बिंदु देखिएगा नेक्स्ट। कुतुबुद्दीन ऐबक की जब 1210 में मृत्यु हो जाती है, तो उसके अगर व्यक्तित्व के बारे में हम थोड़ा सा आकलन करते कि ऐसा व्यक्ति रहा, उसका देखिएगा बेटा, मैं मूल्यांकन करके आपको बताता हूं। कुतुबुद्दीन ऐबक एक योग्य सेनापति था। ओके, अचूक तीरंदाज था बेटा, साहसी और प्रतिभाशाली क्या था? व्यक्ति था। ओके, एक गुलाम, मतलब एक गुलाम की अवस्था से सुल्तान के पद तक पहुंचना उसकी योग्यता तथा प्रतिभा का क्या है बेटा? परिचय है। ओके, अगला बिंदु देखिएगा। ऐबक ने साम्राज्य विस्तार से अधिक ध्यान दिया भाई राज्य सुदृढ़ीकरण पर, राज्य को सुदृढ़ तरीके से चलाने पर क्या दिया उन्होंने? ध्यान दिया। यल्दोज और कुबाचा जो उसके प्रतिद्वंदी थे, ठीक है, सत्ता पाने के लिए प्रतिद्वंदी थे, यल्दोज और कुबाचा के प्रति उसकी जो नीति, राजनीतिक नीति थी, वो कुशलता का क्या है बेटा? प्रमाण है। ओके, अगला बिंदु देखिएगा। कुतुबुद्दीन एक उदार शासक था। कैसा शासक था बेटा? उदार शासक था। उसकी उदारता के कारण उसे लाख बख्श, उसकी उदारता के कारण क्या कहा गया है उसे भाई? लाख बख्श कहा गया है, यानी कि लाखों का दान करने वाला। ओके, कहा जाता है। अब ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि लाख बख्श के नाम से किस सुल्तान को जाना जाता है, तो कुतुबुद्दीन ऐबक, या लाख बख्श के नाम से किसे जाना गया है, तो किसको भाई? कुतुबुद्दीन ऐबक को बेटा। ओके, अगला बिंदु देखिएगा। सहन योग्यता के साथ साथ वह साहित्य और कला प्रेमी भी था। यानी कि सेना का जो उसकी तो कुशलता थी, लेकिन फिर भी वो क्या था बेटा? साहित्य एवं कला प्रेमी भी था। ओके, अगला बिंदु देखिएगा। उसने प्रसिद्ध सूफी संत ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में कुतुब मीनार की नींव रखी थी। यानी कि किसकी याद में? ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में दिल्ली में किसकी मीनार? कुतुब मीनार की क्या रखी थी बेटा? नींव रखी थी, जिसे बाद में इल्तुतमिश क्या करवाता है बेटा? पूरा करवाता है। तो आपको ये पता होना चाहिए, ऐसा क्वेश्चन आ जाए कुतुबुद्दीन या कुतुब मीनार का निर्माण किसने कराया था, तो क्या आएगा बेटा? कुतुबुद्दीन ऐबक ने। किसकी स्मृति में भाई ये बनाई गई बेटा? तो ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी की स्मृति में। कहां पर स्थित है कुतुब मीनार के भाई? कहां पर स्थित है बेटा? दिल्ली में। ओके, अब आपको दो बिंदु ये भी पता होना चाहिए, 5 मंजिला है। कितनी मंजिला? 5 मंजिला। ये इल्तुतमिश ने पूरे कराया था 5 मंजिल। अगला बिंदु देखिएगा बेटा नेक्स्ट।
कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद सैनिक वर्ग में क्या फैल जाता है? असंतोष फैल जाता है। साधारण जनता में अशांति और उपद्रव रोकने के लिए लाहौर के सरदारों ने, यानी कि सरदार सैनिकों ने मिलकर कुतुबुद्दीन ऐबक के पुत्र आराम शाह को गद्दी पर क्या करा भाई? बैठाया। अब कुछ इतिहासकार भाई इसको आराम शाह का भी पुत्र नहीं मानते हैं, ओके, लेकिन आप समझिएगा कि आराम शाह किसका पुत्र था? कुतुबुद्दीन ऐबक का। ओके, अगला बिंदु देखिएगा। दुर्भाग्यवश आराम शाह कमजोर एवं अयोग्य शासक सिद्ध हुआ, अतः दिल्ली के लोगों ने भाई इसको अपना सुल्तान मानने से क्या कर दिया बेटा? इनकार कर दिया। और स्वीकार मतलब शासक मानने से क्या कर दिया? इनकार कर दिया। ओके, और आराम शाह को सत्ता से हटाने के लिए बदायूं के प्रांत अध्यक्ष, यानी कि उस समय बदायूं का जो प्रांत अध्यक्ष था वो था इल्तुतमिश, को क्या भेजती है भाई दिल्ली की जनता? निमंत्रण पत्र भेजती है बेटा, कि निमंत्रण भेजती है कि भाई आप कहीं ना कहीं आइए और आप हम पे क्या करिएगा? राज करिएगा। ओके, तो इल्तुतमिश ने निमंत्रण क्या कर लिया बेटा? स्वीकार कर लिया, और दिल्ली के निकट, यानी कि किसकी सेना से बेटा? जो आराम शाह था उससे दिल्ली के निकट जड नामक स्थान पर, किस पर बेटा? जड नामक स्थान पर आराम शाह को क्या कर दिया भाई? परास्त कर दिया। और आराम शाह ने लगभग कितने माह? 8 माह के शासन के बाद इल्तुतमिश ने दिल्ली की सत्ता को अपना क्या कर लिया? दिल्ली की सत्ता पर क्या कर लिया बेटा? अधिकार कर लिया। क्या कर लिया? दिल्ली की सत्ता पर अधिकार कर लिया। अब कहानी प्रारंभ होती है दिल्ली सल्तनत की वास्तविक कहानी। ओके, तो चलिएगा बेटा प्रारंभ करते हैं। अब बात आती है भाई इल्तुतमिश, जो बदायूं का प्रांत अध्यक्ष था, बदायूं का सूबेदार था, बदायूं का राज्यपाल था। ओके, अब देखिएगा, यह इल्तुतमिश एक इलवरी तुर्क था। कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु के बाद मृत्यु के समय वह बदायूं का क्या था बेटा? सूबेदार था, यानी कि गवर्नर था। जब 1210 में उसकी मृत्यु होती है उस समय पे इल्तुतमिश कहां पर था? बदायूं में था। ओके, अगला बिंदु देखिएगा। इल्तुतमिश को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। कैसा संस्थापक माना जाता है बेटा? वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि ऐबक और आराम शाह ने, ऐबक और जो आराम शाह थे कुतुबुद्दीन ऐबक और उसका पुत्र आराम शाह, उसने भाई लाहौर से शासन किया था। कहां से बेटा? लाहौर से शासन किया था। किंतु इल्तुतमिश ने, किसने बेटा? इल्तुतमिश ने लाहौर की बजाय दिल्ली को अपनी क्या बनाया? राजधानी बनाया। तो ऐसा क्वेश्चन आ जाए कि दिल्ली सल्तनत में दिल्ली को राजधानी बनाने वाला कौन सुल्तान हुआ? तो कौन हुआ बेटा? इल्तुतमिश, और वही वास्तविक संस्थापक माना जाता है। ओके, आगे देखिएगा। अच्छा, इसको भाई किस उपनाम से भी जाना जाता है बेटा? इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता है। इल्तुतमिश को क्या कहा जाता है? गुलाम का गुलाम भी कहा जाता है। अब इल्तुतमिश की कहानी कारवा को हम समझते हैं भाई परीक्षा उपयोगी तथ्यों के साथ में। तो चलिएगा बेटा देखते हैं इल्तुतमिश की प्रारंभिक कठिनाइयां तथा उसकी सफलता। तो भाई जब आराम शाह से वो जीत जाता है तो कहीं ना कहीं सत्ता ऐसे ही थोड़ी ना मिल जाती है बेटा, तो कहीं ना कहीं उसे भी क्या करना पड़ी? कठिनाइयां सहना पड़ी। तो देखिएगा, इल्तुतमिश ने सर्वप्रथम दिल्ली के षड्यंत्रकारी जो अमीर दल था, जो सैन्य दल था अमीरों का, उसका दमन किया और सैन्य जागीरदारों को अपने कब्जे में कर लिया भाई। ओके, यलदोज का दमन, यानी कि यलदोज मैंने बताया कुतुबुद्दीन के समय पर भी ये क्या था बेटा? शक्तिशाली था। तो यलदोज का दमन किया। यलदोज इल्तुतमिश का मुख्य प्रतिद्वंदी था। ख्वारिज्म के शाह के समय यह भागकर लाहौर आ चुका था, अतः इल्तुतमिश ख्वारिज्म के शाह के आक्रमण से बचने के लिए यलदोज के विरुद्ध 1215 में तराइन के मैदान में युद्ध कर उसे क्या कर लिया था? बंदी बना लिया, और बाद में उसकी क्या कर दी बेटा? हत्या कर दी। यलदोज को क्या कर दिया? इस तरह से भाई मार देता है इल्तुतमिश। ओके, बंगाल के विद्रोहियों का भी उसने दमन किया, और बंगाल में गयासुद्दीन आजम खिलजी ने इल्तुतमिश की अधीनता मानने से क्या कर दिया था भाई? स्वीकार कर दिया था। ओके, 1225 में, कौन सी सन बेटा? 1225 में उसने बंगाल पर क्या कर लिया? आक्रमण के लिए सेना भेजी, और गयासुद्दीन इल्तुतमिश की सेना का सामना वह नहीं कर सका, और उसने भी क्या कर ली बेटा? अधीनता स्वीकार कर ली। यानी बंगाल के गयासुद्दीन आजम खिलजी ने भी इल्तुतमिश की क्या कर ली बेटा? अधीनता स्वीकार कर लेता है। ओके, अगला बिंदु देखिएगा नेक्स्ट भाई। एक और प्रतिद्वंदी आया बेटा, कौन? कुबाचा।
पहला यल्दोज, दूसरा कौन भाई, कुबाचा। ये कुतुबुद्दीन ऐबक के समय भी थे और इसको भी ये सामना करना पड़ा। तो कुबाचा का दमन, यल्दोज के दमन के बाद इल्तुतमिश ने कुबाचा की ओर क्या किया बेटा, ध्यान दिया। मंगोलों के आक्रमण से भयभीत होकर शाह का उत्तराधिकारी भागकर कहां गया था बेटा, पंजाब आया। इल्तुतमिश ने कुबाचा पर दो दिशाओं से, यानी कि दो दिशाओं लाहौर और उच्च से क्या किया बेटा, उच्च से क्या किया, आक्रमण किया। कच्छ से क्या, उच्च से क्या किया, आक्रमण किया। आतंकित होकर कुबाचा भागते भागते कौन सी तरफ भाग जाता है बेटा, सिंधु नदी में डूबकर मर जाता है। ओके, दोनों तरफ आक्रमण कर दिया था इल्तुतमिश ने, और भाई जो कुबाचा था वो डूब करके मर जाता है, सिंधु नदी में मर जाता है। तथा उसके राज्य पर इल्तुतमिश ने क्या कर लिया बेटा, अधिकार कर लिया। इस तरह से उसे कठिनाइयां भी आई और किस तरह से उसने दमन सभी का कर दिया। ओके, अब देखिएगा भाई इल्तुतमिश का आगे का सीन। ओके, इल्तुतमिश की और देखिएगा 40 अमीरों के दल का उसने गठन किया। इल्तुतमिश ने एक संगठन बनाया जिसे 40 दल कहा गया। ठीक है, ओके, 40 अमीरों के दल का क्या किया, गठन किया। इल्तुतमिश ने 40 तुर्क अमीर तथा गुलामों के दल को संगठित किया, जिसे भाई तुर्कान ए चैलगानी या 40 दल कहा गया। इतिहास में ये क्वेश्चन बहुत प्रचलित होता है बेटा कि तुर्कान ए चैलगानी दल का गठन किसने किया था, तो इल्तुतमिश ने किया था। किसने किया था बेटा, इल्तुतमिश ने। या भाई ऐसा आ जाए 40 दल का गठन करने वाला कौन सुल्तान हुआ, तो सुल्तान इल्तुतमिश हुआ बेटा। ओके, अगला बिंदु देखिएगा, खलीफा। ये क्वेश्चन बहुत ही प्रमुख है। खलीफा का प्रमाण पत्र 1229 ई में बगदाद के खलीफा ने एक घोषणा पत्र यानी कि विशिष्ट अधिकार पत्र द्वारा इल्तुतमिश को सुल्तान ए आजम की उपाधि प्रदान की, और यह खिलफत यानी कि सम्मान सूचक वस्त्र भिजवाया भाई। इससे उसकी शक्ति और बढ़ गई और अब सही मायनों में इल्तुतमिश इस्लामिक जनता का शासक बन गया। इल्तुतमिश खलीफा से अधिकार पत्र प्राप्त करने वाला दिल्ली सल्तनत का कौन बना बेटा, वैधानिक सुल्तान बना। यानी कि जो बगदाद का खलीफा था उसके द्वारा वेरीफाइड सुल्तान बना कौन बेटा, इल्तुतमिश 1210 में। और 1210 से लेकर कहां तक ये राज करता है बेटा, 1236 तक इल्तुतमिश। ओके, अगला बिंदु देखिएगा नेक्स्ट भाई, इल्तुतमिश के उत्तराधिकारी। ओके, इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 को हो जाती है। इल्तुतमिश की मृत्यु 30 अप्रैल 1236 में होने के बाद 1265 ई के मध्य तक का लगभग 30 वर्षों का इतिहास संघर्ष और अधिकारियों की बढ़ती महत्वाकांक्षाओं का रहा। मतलब उसकी मृत्यु हो जाने के बाद 1265 तक कहीं ना कहीं जो दिल्ली सल्तनत का जो अधिकार क्षेत्र था वो कहीं ना कहीं संघर्षों में बीता। इन वर्षों में इल्तुतमिश के वंश के 5 शासक सिंहासन पर बैठाए गए, लेकिन उनको उसी सिंहासन पर बैठने के साथ साथ ही कहीं ना कहीं बाद में उनके षड्यंत्र कर मार दिया गया बेटा। ओके, इल्तुतमिश ने अपनी मृत्यु से पूर्व ही अपनी योग्य पुत्री, इल्तुतमिश की पुत्री का नाम रजिया सुल्तान को उत्तराधिकारी क्या कर दिया था बेटा, नियुक्त कर दिया था। ओके, परंतु उसकी मृत्यु के बाद मृत्यु के अगले ही दिन अमीरों ने जो दल था उसने भाई एक अत्यंत विलासी और अयोग्य उसका पुत्र भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह को क्या बना दिया था, सुल्तान बना दिया था। यानी कि वो मृत्यु से पहले ही इल्तुतमिश अपनी पुत्री रजिया सुल्तान को क्या कर गया था भाई, सुल्तान घोषित कर गया था। ओके, लेकिन भाई अमीरों ने मिलकर रुकनुद्दीन फिरोज शाह को दिल्ली का क्या बना दिया बेटा, सुल्तान बना दिया। तो अब भाई 2 दावेदार हुए बेटा, एक रजिया सुल्तान हुई और एक कौन हुआ बेटा, रुकनुद्दीन फिरोज शाह। लेकिन वो था कैसा भाई, विलासी प्रवृत्ति का था, अयोग्य शासक था। कैसा बेटा, अयोग्य शासक। ओके, अगला बिंदु देखिएगा भाई नेक्स्ट। अब पढ़ते हैं भाई रजिया सुल्तान को। किसको पढ़ते हैं बेटा, रजिया सुल्तान को। भारतीय इतिहास की प्रथम महिला शासिका रजिया सुल्तान को हम पढ़ते हैं बेटा। ओके, तो 1236 में सत्ता पर बैठने के बाद रजिया ने सर्वप्रथम अपने विद्रोहियों का क्या किया भाई, दमन किया। रजिया पर्दा त्याग कर पुरुषों की भांति कुबा यानी कि जिसे कोट और कुल्हा मतलब जिसे टोपी कहते हैं पहनकर जनता के समक्ष आने लगी भाई। ओके, रजिया के विश्वास पात्र दास जलालुद्दीन याकूत
जलालुद्दीन याकूत को उसने भाई आमीर ए आकूर यानी कि अश्वशाला का प्रमुख बनाया था। तो ये क्वेश्चन आता है कि रजिया सुल्तान ने भाई अश्वशाला का प्रमुख किसे बनाया था? तो अमीर ए आकूर को बनाया था बेटा। ओके, जलालुद्दीन याकूत को। किसका भाई? अमीर ए आकूर मतलब अश्वशाला का प्रमुख। ओके, इन नियुक्तियों से खफा उसके एक अमीर अल्तुनिया जिसे रजिया ने तबर हिंद यानी भटिंडा का अधिकारी क्या कर दिया था भाई? नियुक्त किया गया। विद्रोह कर दिया उसने, क्या कर दिया था बेटा? विद्रोह किया। लेकिन जिसमें अमीर वर्ग उसका क्या नहीं दिया था? उसका साथ दिया। अमीर वर्ग ने उसका साथ दिया। किसका भाई? अल्तुनिया का। लेकिन अल्तुनिया रजिया सुल्तान के सत्ता में क्या आ रहा था भाई? रोड़ा कर रहा था, कहीं ना कहीं उसका प्रतिद्वंदी बना हुआ था। तो बाद में रजिया सुल्तान रणनीति के तहत अल्तुनिया के साथ ही साथ मिलाने के लिए उससे क्या कर लेती है बेटा? वो शादी कर लेती है। अल्तुनिया से क्या कर लिया उसने? विवाह कर लिया भाई। ओके, अब रजिया जब अमीरों के विद्रोह का दमन करने राजधानी से कहां पहुंची बेटा? बाहर पहुंची, बाहर निकली। तभी जलालुद्दीन याकूत जो अश्वशाला का प्रमुख था, उसकी तुर्क अमीर, कौन से अमीर बेटा? तुर्क अमीरों ने उसको मार दिया भाई। क्या कर दिया बेटा? उसको मार दिया। अब एक तो भाई रुकनुद्दीन फिरोज शाह था, ओके, उसको हटाकर रजिया बनी भाई। रजिया बनी, ओके, वो कहीं ना कहीं अमीरों को राजधानी से बाहर रही, तो जलालुद्दीन को वो मार देते हैं बेटा, जलालुद्दीन याकूत को। और भाई जो अमीर थे, कुछ अमीर मार देते हैं राजधानी में। और मुइजुद्दीन, किसको भाई? मुइजुद्दीन बहराम शाह को क्या कर देते हैं? वह भाई गद्दी पर बैठा देते हैं बेटा। अब कहानी का अगला बिंदु देखिएगा। ऐसा माना जाता है जब रजिया अल्तुनिया के साथ राजधानी वापस लौट रही थी, तभी रास्ते में कुछ षड्यंत्रकारी डाकुओं ने उसकी हत्या कर दी थी। किसकी भाई? यानी कि जो अल्तुनिया से शादी की थी और रजिया सुल्तान की, दोनों को कुछ डाकू आते हैं और वहीं तलवारों से घोप कर उनकी क्या कर देते हैं बेटा? हत्या कर दी जाती है। ओके, अब ये षड्यंत्रकारी हुए। कौन हुए बेटा? षड्यंत्रकारी। अगला बिंदु देखिएगा भाई नेक्स्ट, रजिया सुल्तान के बाद के शासकों को समझते हैं। ओके, 1240 में रजिया की मृत्यु के बाद मुइजुद्दीन बहराम शाह शासक बना और 1242 में उसकी हत्या कर दी गई। भाई मुइजुद्दीन बहराम शाह बना, लेकिन 1242 में उसकी क्या कर दी गई बेटा? हत्या कर दी जाती है। 1242 में अलाउद्दीन मसूद शाह सुल्तान बना, यानी कि मुइजुद्दीन बहराम शाह के बाद अलाउद्दीन मसूद शाह शासक बना। और 1246 में मसूद शाह को बंदी बनाकर इल्तुतमिश के पौत्र नसरुद्दीन महमूद को क्या बना दिया जाता है भाई? पुनः सुल्तान बना दिया जाता है। ओके बेटा, नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को उलूग खां की उपाधि दी, यानी कि जो उसका पौत्र था नसरुद्दीन महमूद ने बलबन को किसकी उपाधि दी बेटा? उलूग खां की उपाधि दी। बलबन ने सुल्तान से अपनी पुत्री, जो बलबन था गयासुद्दीन बलबन कहलाएगा आगे, उसने भाई सुल्तान ने अपनी पुत्री किसको विवाही? भाई बलबन ने सुल्तान को अपनी पुत्री से विवाह करा दिया भाई। ओके, विवाह करवाया। 1265 में सुल्तान नसरुद्दीन महमूद की क्या हो जाती है बेटा? मृत्यु हो जाती है। क्या हो जाती है? मृत्यु हो जाती है। 1266 में गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का क्या बन जाता है भाई? सुल्तान बन जाता है। जो पहले दामाद था उसकी मृत्यु हुई और बलबन ही अब दिल्ली का क्या बन जाता है? 1266 में बेटा सुल्तान बन जाता है। ये क्रम थोड़ा सा क्या करना है आपको? याद करना है, परीक्षा में कभी कभार पूछ लिया जाता है। अगले बिंदु की ओर बढ़ते हैं। देखिएगा, बात आती है भाई गयासुद्दीन बलबन की। कौन की बेटा? गयासुद्दीन बलबन की। तो गयासुद्दीन बलबन 1266 से लेकर 1286 तक दिल्ली सल्तनत का क्या बनेगा? सुल्तान बनेगा। देखिएगा बेटा, गयासुद्दीन बलबन इलवरी तुर्क था। बचपन में मंगोलों ने पकड़कर इसे गुलामों के रूप में बेच दिया था। मतलब क्या हुआ था कि ये कहीं ना कहीं बहुत एक गरीब परिवार से बिलोंग करता था और कहीं ना कहीं भाई उसके परिवार और गांव पर मंगोलों ने कब्जा कर लिया था और वहां से पूरे सबको लूटपाट लिया था और इसको भाई वो वहां से पकड़ लाए थे। और भाई कहीं ना कहीं जो गुलाम थे, जो दिल्ली के रहवासी रहे हैं आसपास में, उनको भाई उन्होंने पकड़कर उसको क्या कर दिया बेटा? बेच दिया। अब उसके हृदय में तो संघर्ष भरा हुआ था बेटा। ओके, तो बेच देता है। बलबन अपनी योग्यता और दूरदर्शिता के कारण उन्नति करता गया। ओके, क्या करता गया बेटा? उन्नति करता गया। सर्वप्रथम किसी विशेष पद हेतु इल्तुतमिश के 40 दल, जो इल्तुतमिश ने कौन सा दल बनाया था बेटा? 40 दल का क्या बन जाता है? अपनी योग्यता और कुशलता से वह सदस्य बन जाता है।
नसरुद्दीन महमूद की मृत्यु के बाद बलबन दिल्ली का क्या बन जाता है बेटा, सुल्तान बन जाता 1266 में। ओके, इल्तुतमिश के निर्बल उत्तराधिकारियों के कारण राज्य का वैभव क्षीण हो चुका था। ओके, और चारों ओर अब जो एकदम अव्यवस्था फैल चुकी थी भाई। ओके, ताज की प्रतिष्ठा और लोगों के मन में वह स्थापित करने के लिए बलबन ने गद्दी पर बैठते ही साधारण लोगों से क्या कर दिया था, साधारण लोगों से मिलना जुलना छोड़ दिया था। ओके बेटा, अब कहानी को हम बलबन की को और भी अच्छे से समझते हैं। देखिएगा बेटा, बलबन जिल्ले इलाही ईश्वर की छाया उपाधि धारण की। बलबन को जिल्ले इलाही यानी ईश्वर की छाया के नाम से जाना जाता है। ऐसा पूछते हैं कि जिल्ले इलाही के उपनाम से किस सुल्तान को जाना जाता है, तो गयासुद्दीन बलबन को जाना जाता है बेटा। ओके, अगला बिंदु देखिएगा, बलबन ने सबसे पहले ईरानी त्योहार नौरोज को मनाना क्या किया बेटा, प्रारंभ किया। ओके, हिंदुस्तान में इस नौरोज को मनाना इसने क्या किया, प्रारंभ किया। राजद के संबंध में उसने देवी अधिकारों को पर क्या दिया बेटा, बल दिया। उसने सिजदा यानी कि दंडवत और पाबोस यानी कदम चूमना करके बनाया, नियम बनाया। और उसने अपने दरबार में ईरानी तौर तरीकों को क्या दिया बेटा, स्थान दिया। अपने दरबार में ईरानी तौर तरीकों को बलबन ने क्या कर दिया, लागू कर दिया। ओके बेटा, अगला बिंदु देखें, चालीसा दल की क्या कर दी भाई, इसने समाप्ति कर दी। जो चालीसा दल इल्तुतमिश ने बनाया था उसकी गयासुद्दीन बलबन क्या कर देता है बेटा, समाप्ति कर देता है। रक्त एवं लोह की नीति से शासन व्यवस्था लागू की और विद्रोही व्यक्ति की हत्या कर उसकी स्त्री और बच्चों को दास बना लिया जाता है। मैंने बताया कि रक्त और लोहे की नीति क्या होती है बेटा, लोह और रक्त की नीति, कि भाई जो विद्रोही होता है उसकी हत्या कर देते हैं, उसकी स्त्री और बच्चों को क्या बना लिया जाता है बेटा, दास बना लिया जाता है। तो कभी कभार यह भी क्वेश्चन आता है कि लोह और रक्त की नीति प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन हुआ, गयासुद्दीन बलबन। ओके, दास वंश, गुलाम वंश या आपका ममलूक वंश का शासक। ओके, अगला बिंदु देखिएगा बेटा, नेक्स्ट, बलबन की मृत्यु। 1286 में बलबन की मृत्यु हो गई। ऐसा माना जाता है कि शहजादा मोहम्मद यानी कि शहजादा कौन भाई, मोहम्मद, बलबन का ये पुत्र था बेटा। मृत्यु का बलबन के स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ा था। शहजादा मोहम्मद की बलबन जब भाई कहीं ना जो बलबन था गयासुद्दीन बलबन, उसी के सामने या उन्हीं के दौर में कहीं ना कहीं जब सुल्तान था उसी के दौर पर शहजादा मोहम्मद की क्या हो जाती है बेटा, मृत्यु हो जाती है। और उससे कहीं ना कहीं बलबन क्या हुआ, थोड़ा सा हताश हो जाता है और उसके स्वास्थ्य पर गहरा प्रभाव पड़ता है। वर्णी एक साहित्यकार हुए बहुत बड़े, इतिहासकार हुए बहुत बड़े, वर्णी। बलबन की मृत्यु से दुखी हुए मालिकों ने अपने वस्त्र फाड़ डाले और सुल्तान के शव को नंगे पांव कब्रिस्तान तक ले जाते समय अपने सिर पर धूल फेंके और 40 दिन का क्या रखा भाई, उपवास किया। इस तरह से मतलब उनको शोक व्यक्त किया कहीं ना कहीं। ओके, बलबन की मृत्यु के 3 वर्षों के अंदर ही बलबन द्वारा स्थापित व्यवस्थाएं एकदम सुल्तान की पद और प्रतिष्ठा क्या हो जाती है बेटा, नष्ट हो जाती है। अब अगला बिंदु देखिएगा, नेक्स्ट, बलबन के उत्तराधिकारी समझते हैं और ममलूक वंश, दास वंश या गुलाम वंश का अंतिम छोर समझते हैं। देखिएगा बेटा, बलबन के होते हुए शहजादा मोहम्मद की मंगोलों से युद्ध करते हुए क्या हो गई बेटा, मृत्यु हो गई। और दूसरे पुत्र बुकरा खां, कौन सा खां बेटा, बुकरा खां। बुकरा खां की सुल्तान बनने की इच्छा थी, लेकिन शहजादा मोहम्मद के पुत्र कै खुसरो को अपना क्या बना दिया, उत्तराधिकारी नियुक्त किया। बलबन की मृत्यु के बाद उसके विश्वास पात्र लोग थे, उन्होंने उसके आदेश की अवहेलना करते हुए, मतलब बलबन का आदेश नहीं माना लेकिन उसकी अवहेलना करते हुए बुकरा खां के बिलासी पुत्र, मतलब बुकरा खां का बिलासी पुत्र था यानी कि कैकूबाद को क्या बना दिया बेटा, सुल्तान बना दिया। कुछ समय बाद कैकूबाद की क्या कर दी गई बेटा, हत्या कर दी गई। ओके, कैकूबाद की हत्या एक समान तुर्क मलिक फिरोज शाह खिलजी करता है, यानी कि मलिक फिरोज खिलजी करता है। और बाद में यही मलिक फिरोज खिलजी बाद में सुल्तान जलालुद्दीन खिलजी बनेगा। मारकर, यानी कि किसको भाई, कैकूबाद को मारकर यमुना नदी में फेंक देता है। ओके बेटा, अगला बिंदु देखें, कैकूबाद का पुत्र, किसका बेटा, कैकूबाद के पुत्र शमसुद्दीन क्यूमर्स का संरक्षण किया। किसने भाई, वही सुल्तान जलालुद्दीन। किसका संरक्षण करता है, शमसुद्दीन क्यूमर्स का। और यानी कि जून 1290 में उसकी हत्या कर मलिक फिरोज खिलजी दिल्ली का क्या बन जाता है, अगला सुल्तान बन जाता है। ओके, इस सत्ता परिवर्तन के साथ ही
ममलूक वंश, गुलाम वंश का क्या हो गया बेटा, अंत हो गया। और 1290 में, कौन से 90 में भाई, 1290 में दिल्ली पर खिलजियों का शासन क्या हो जाता है बेटा, स्थापित हो जाता है। उम्मीद करता हूं यह है दिल्ली सल्तनत की प्रारंभ से लेकर आखिरी तक की कथा कहानी आपको समझ में आई होगी बेटा। ओके, इसी तरह की वीडियो देखने के लिए और हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। जय हिंद, जय भारत।